हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टेपिंग स्टोन्स। आज हम न्यू पाथवेज क्लास 7 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द डायरी ऑफ अ स्पेस ट्रैवलर। आइए शुरू करते हैं। इट वॉज फ्रॉम तारक चैटर्जी दैट आई गॉट प्रोफेसर त्रिलोकेश्वर शोंकू's डायरी. At once something struck me as odd. The color of the ink had been green the first time when I looked at it. Now it was red. How could that be? तो मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जो हमारे ऑथर हैं उनको तारक चैटर्जी से, जो उनके शायद नेबर होंगे, उनसे प्रोफेसर शोंकू की डायरी मिली थी। और जो प्रोफेसर शोंकू थे वो एक स्पेस ट्रैवलर थे। तो उस डायरी के बारे में ही ऑथर ने हमें बताया है। तो शुरू करते हैं। एट वंस समथिंग स्ट्रक मी एज ऑड। उनको क्या ऑड लग रहा था? उनको ऑड लग रहा था कि उन्हें लगा कि जो कलर था डायरी में, जिस इंक में से लिखा गया था, उसका कलर पहले ग्रीन था और अब वो रेड हो गया है। और वो मन ही मन सोच रहे हैं, हाउ कुड दैट बी? कलर कैसे चेंज हो सकता है एक डायरी के इंक का? आई पुट द डायरी इन माई पॉकेट. Obviously, I had made a mistake. My heart skipped a beat. When I opened the diary at home, the ink was now blue, and before my very eyes, the ink turned to yellow. तो जो हमारे ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने उसको अपनी जेब में रखा, डायरी को अपनी जेब में रखा, और ऑब्वियसली मुझसे मिस्टेक हुई होगी, ऐसे कलर चेंज नहीं हो सकता। माई हार्ट स्किप्ड अ बीट, इसका मतलब होता है मेरे दिल की धड़कनें रुक गई। विच एक्चुअली मीन्स कि वो घबरा गए। कब? जब उन्होंने When I opened the diary at home, the ink was now blue, and before my very eyes, the ink turned to yellow. तो कह रहे हैं मैं ये देखकर घबरा गया कि जो इंक का कलर था वो अब ब्लू था, और मेरी अपनी आंखों के सामने और उसी इंक का कलर येलो हो गया। The diary fell from my trembling hands. My dog Bhulo pounced upon it as soon as it hit the floor. But amazingly, his teeth could do no damage to the notebook. I tried pulling a page out and realized that paper was impossible to tear. It was like elastic. I lit my stove and dropped the diary into the naked flames. Nothing happened, only the color of the ink changed. तो ऑथर कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मेरे जो हाथ हैं वो ट्रेम्बल होने लगे, मतलब घबराहट के मारे उनके हाथ कांपने लगे, और उनके हाथ से वो डायरी गिर गई। तभी उनके डॉग भूलो ने पाउंस किया उसको। पाउंस करने का मतलब होता है उसको झट से पकड़ लिया। जैसे ही वो डायरी ज़मीन पर गिरी, उनके जो डॉग थे भूलो, उसने डायरी को जल्दी से पकड़ लिया। बट अमेजिंगली हिज टीथ कुड डू नो डैमेज टू द नोटबुक। नोटबुक यहाँ फिर से डायरी को ही रेफर कर रहा है। वो कह रहे हैं कि अ, जो डॉग के टीथ थे उससे भी डायरी को कोई डैमेज नहीं हुआ। मैंने उस डायरी के पेज पुल करने की कोशिश की, मतलब उसमें से पेज निकालने की कोशिश की, एंड रियलाइज दैट पेपर वॉज इम्पॉसिबल टू टीयर, मतलब वो कुछ ऐसा मटेरियल था जो फाड़ना मुश्किल था, वो एक इलास्टिक के जैसा था। तो उसके बाद ऑथर ने क्या किया, उन्होंने अपना गैस स्टव जलाया और डायरी को उसकी आग की लपटों में डाल दिया। लेकिन नथिंग हैपेंड, ओनली द कलर ऑफ द इंक चेंज। कुछ भी नहीं हुआ, बस इंक का कलर ही चेंज होते जा रहा था। The same night I read the diary. This is what I read. It is for you to judge whether it is true or false, possible or impossible. अब ऑथर रीडर्स से कह रहे हैं कि उसी रात जब मुझे त्रिलोकेश्वर ने वो डायरी दी, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। और वो कहते हैं कि अब वो हम पे छोड़ते हैं, हम मतलब रीडर्स पे छोड़ते हैं कि मैं तो आपको डायरी के बारे में बता देता हूँ, लेकिन ये जज करना आपका काम है कि जो इस डायरी में लिखा है वो सच है या झूठ है, पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। तो अभी तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अभी तक जो हमारे नरेटर थे वो हमारे ऑथर थे जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। अब हम प्रोफेसर शोंकू की डायरी पढ़ने वाले हैं। अब नरेटर जो हैं वो प्रोफेसर शोंकू होने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान आपको अपने
रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में रखना है कि आई कब कौन है। अगर ऑथर का कॉन्टेक्स्ट है तो ऑथर के बारे में लिखना है, और अगर प्रोफेसर शोंकू के बारे में के डायरी के बारे में लिखा गया है तो ऑब्वियसली वो प्रोफेसर शोंकू के बारे में लिखना है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि इनकी डायरी जो है वो 2 जनवरी से शुरू होती है। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम डायरी लिखते हैं तो हम सबसे पहले डेट लिखते हैं। तो प्रोफेसर शोंकू अब कह रहे हैं, माई एंग्जाइटीज रिगार्डिंग द रॉकेट आर स्लोली एबिंग अवे। द क्लोजर आई गेट टू माई डेट ऑफ डिपार्चर द मोर एंथुजियास्टिक आई फील। तो तो जो ये हमारे प्रोफेसर शोंकू हैं वो कह रहे हैं कि मेरी एंग्जाइटीज मतलब जो घबराहटें, परेशानियां थी मेरे रॉकेट को लेकर, वो दे वर स्लोली एबिंग अवे। एबिंग अवे का मतलब होता है कम होना, धीरे धीरे कम हो जाना। तो वो कहते हैं कि मेरी जो परेशानियां थी, जो मेरी घबराहटें थी मेरे बनाए हुए रॉकेट को लेकर, वो धीरे धीरे कम हो रही थी। द क्लोजर आई गेट टू माई डेट ऑफ डिपार्चर द मोर एंथुजियास्टिक आई फील। डिपार्चर होता है जब हम कहीं जा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि जितना मेरे स्पेस में जाने के दिन नज़दीक आ रहे हैं, मैं और एंथुजियास्टिक फील करता हूँ। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है एक्साइटेड फील करना। तो वो एक्साइटेड थे अपने जर्नी को लेकर। Now I am beginning to think that my first attempt had failed only because of Prahlad. He had moved the arms of the clock. In a complex venture like this, every second matters. Prahlad's mistakes delayed me by nearly 3.5 hours. No wonder that rocket rose and fell again with a loud thud. तो वो कहते हैं कि शुरू में जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो फेल हो गया था। तो ऑब्वियसली फिर ये जो हमारे शोंकू हैं, उनका सेकंड अटेम्प्ट है स्पेस में जाने का। तो वो कहते हैं मैं अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ था प्रहलाद की वजह से। तो बाद में आपको जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रहलाद जो थे वो प्रोफेसर शोंकू के हेल्प थे, मतलब ही वॉज हेल्पिंग हिम आउट। तो वो उनके हाउस हेल्प थे, जिनकी वजह से पहला अटेम्प्ट जो था वो फेल हो गया था। तो जो प्रोफेसर शोंकू है वो प्रहलाद को ब्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स वेंचर था। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट, और वेंचर होता है वो वाला काम जिसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये एक डिफिकल्ट काम था जिसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व था, तो इसमें हर एक सेकेंड की वैल्यू होती है। और जो मेरे प्रहलाद, जो मेरा हेल्प था, उसने घड़ी की सुइयां चेंज कर दी थी, जिससे मुझे कितनी देर का फ़र्क पड़ा, 3.5 hours का फ़र्क पड़ा। और नो वंडर का मतलब है कि इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है। ये तो ऑब्वियस है कि इसी वजह से, क्योंकि प्रहलाद ने डिले कर दिया, इसलिए मेरा रॉकेट गिर गया विद अ लाउड थड, मतलब बहुत ज़ोर की आवाज़ से गिर गया था। फर्स्ट टाइम की बात हो रही है, और अब वो सेकेंड टाइम जाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अब 5 जनवरी का डायरी एंट्री पढ़ते हैं हम प्रोफेसर शोंकू का। वो कह रहे हैं, आई एम टायर्ड ऑफ प्रहलाद्स एक्शंस। ही हैज़ बिन विद मी फॉर 27 years, yet it seems his brain does not function at all. Prahlad is a fool, but it may well be useful to have him with me. Sometimes slow and foolish people can show more courage than clever ones, as it takes them longer to reason to feel scared. तो इसमें जो प्रोफेसर शोंकू है वो कह रहे हैं कि मेरे साथ प्रहलाद को रहते हुए 27 years हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका ब्रेन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, और वो एक मूर्ख व्यक्ति है जो कि कभी भी बहुत मूर्खता से पेश आता है, लेकिन वो फिर भी मेरे लिए यूज़फुल है, क्योंकि मूर्ख लोगों को अपने साथ रखने का एक फ़ायदा होता है, वो ज़्यादा करेजियस होते हैं, मतलब वो बहादुर होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये सोचने समझने में, किसी भी डर को सोचने या समझने में बहुत टाइम लगता है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें डरना भी है, वो इतने मूर्ख होते हैं। तो वो कहते हैं कि मूर्ख लोगों का एक फ़ायदा ये होता है कि वो बहादुर होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि डरने वाली कोई चीज़ है।
तो फिर वो कहते हैं, देयर इज नो डाउट दैट प्रहलाद इज वेरी ब्रेव, सो आई थिंक आई टेक प्रहलाद विद मी. वेट शुड नॉट बी a problem. Prahlad weighs 62 kg, my weight is 58 kg, my robot Biddu Shekhar is 90 kg, and all other material weighs another 60 kg. My rocket can take anything up to 500 kg. तो इसमें वो बता रहे हैं कि प्रहलाद तो ऑब्वियसली ब्रेव है और उसका वेट प्रॉब्लम नहीं है मेरे रॉकेट के लिए, उसको ले जाना स्पेस में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जो मेरा रॉकेट है वो 500 केजी तक वेट उठा सकता है, और जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रहलाद, मैं, बिदु शेखर और बाकी ज़रूरत का सामान है, वो 500 केजी से कम है, इसलिए हम आसानी से जा सकते हैं, तो मैं प्रहलाद को अपने साथ ले जाऊंगा. फिर हम 8 जनवरी की डायरी एंट्री के बारे में पढ़ते हैं. तो इसमें प्रोफेसर शोंकू कहते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू टेक माई कैट न्यूटन विद मी. ही हैज़ बीन mewing pathetically. Perhaps he knows that the time of my departure is now quite close. वो कहते हैं, मैंने डिसाइड किया है, मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी कैट न्यूटन को भी अपने साथ ले जाऊंगा. ये मेल कैट है, तो क्यों वो बहुत दिनों से म्यो म्यो की रट लगाए हुए है. शायद उसे पता चल चुका है कि मेरे डिपार्चर का टाइम, डिपार्चर टुवर्ड्स स्पेस मतलब मैं स्पेस जाने का टाइम आने ही वाला है, इसलिए वो बार बार म्याऊं म्याऊं करता रहता है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे भी ले जाऊंगा. तो आप देख लीजिए, इन्होंने अपना जो डॉग था उसको स्किप कर दिया और अपनी कैट को लेकर जा रहे हैं. कि अगर क्वेश्चन आता है कि वो किसको लेकर गए थे, डॉग या कैट को, तो आपको कहना है वो कैट न्यूटन को लेकर गए थे. तो अब हम पढ़ते हैं 21 जनवरी की डायरी एंट्री. वी लेफ्ट अर्थ 7 days ago. Our food supply should last us 5 years. Newton does not have to be fed more than once a week. One fish is good enough for him to last 7 days. For Prahlad and myself, I've taken the special pill. Only tiny pill keeps hunger and thirst at bay for 24 hours. I have taken 200,000 pills with me. तो वो कह रहे हैं कि अब हमें अर्थ से निकले हुए 7 दिन हो चुके हैं और हमारे पास पूरे 5 साल तक का खाने का स्टॉक है. न्यूटन को बस एक फिश वाला पिल देना होता है, जो हफ्ते में एक ही बार दे दें तो उसको कोई भूख प्यास नहीं लगती, और जो प्रहलाद और प्रोफेसर हैं उनको बस 24 आवर्स में एक पिल खानी होती है, जिससे उनको भूख प्यास पूरा एक दिन मतलब 24 आवर्स नहीं लगेगी. और वो कहते हैं कि मैंने 200,000 ऐसी पिल्स अपने साथ अपने रॉकेट में रखी हुई है. तो वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे खाने की कोई कमी नहीं है. Newton was restless during the first few days, possibly because he wasn't used to being kept in a confined space. Since yesterday, however, he has been sitting quietly on my desk, staring out of the window. The sky looks totally black, but there are endless bright luminous stars and planets. Prahlad appears to feel absolutely no interest in watching the scenery outside. तो वो कहते हैं न्यूटन जो कि एक बिल्ली है, वो कुछ दिनों तक रेस्टलेस था. रेस्टलेस मतलब उसको अजीब सा लग रहा था. पॉसिबली शायद इसलिए क्योंकि उसको कभी भी एक कन्फाइंड स्पेस में रहने की आदत नहीं थी. तो आप इमेजिन कर सकते हैं, कन्फाइंड स्पेस का मतलब होता है बंद जगह, तो रॉकेट ऑब्वियसली एक बंद जगह है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपको बहुत दिनों के लिए एक बंद जगह में रखा जाए जहां आप बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको कैसा लगेगा. तो वैसा ही कुछ न्यूटन फील कर रहा था. लेकिन सिंस yesterday, however, he has been sitting quietly on my desk. लेकिन कल से प्रोफेसर शंकु कहते हैं कि एक दिन पहले से वो चुपचाप से मेरे डेस्क पे बैठ रहा है, स्टेयरिंग आउट ऑफ द विंडो. स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना, वो बस खिड़की के बाहर देख रहा है, और जो स्काई है वो टोटली ब्लैक दिख रहा है, बट वहाँ पर ब्राइट ल्यूमिनस स्टार्स और प्लैनेट्स है. ल्यूमिनस का मतलब भी ब्राइट ही होता है, चमकीला. तो वहाँ पर ब्राइट और ल्यूमिनस स्टार्स हमें दिख रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि लेकिन जो प्रहलाद है उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर की सीनरी देखने में. तो अब हम जानते हैं 28 जनवरी की डायरी एंट्री के बारे में. उसमें वो कहते हैं, आई एम टीचिंग बिदु शेखर टू स्पीक. टुडे आई आस्क्ड बिदु शेखर, हाउ आर यू फीलिंग. ही क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड सेड, गो गो. Undoubtedly, what he was trying to say was good, good. Today, the planet Mars is looking as big as grapefruit. According to my calculations, we'll get there in another month.
I have put on one side all that we shall have to take with us my camera, binoculars, weapons, first aid box. Each of these things will have to be carried. There is no doubt in my mind that there is life on Mars. तो वो कहते हैं कि मैं विदु शेखर को बोलना सिखा रहा हूँ और मैंने आज विदु शेखर से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है तो उन्होंने गोह गोह कहा जिसका मतलब है गुड गुड। और फिर वो कहते हैं कि मार्स जो है वो ग्रेप फ्रूट जैसा दिख रहा है। तो ग्रेप फ्रूट एक मौसम्बी जैसा फ्रूट होता है जो अंदर से रेडिश पिंक जैसा होता है। तो क्योंकि मार्स का कलर भी रेड है तो प्रोफेसर शोंकू कह रहे हैं कि जो मार्स है वो मुझे अपने रॉकेट से ग्रेप फ्रूट जैसा दिख रहा है और वो कह रहे हैं कि मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से हम मार्स पर अगले महीने पहुंचेंगे। मतलब अगर ये 28 जनवरी है तो वो 28 फरवरी के आसपास मार्स पे पहुंचेंगे। और वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़रूरत का सारा सामान अपने साथ रखा है जैसे कि मेरा कैमरा, बाइनोकुलर्स होता है दूरबीन जिससे हम दूर की चीज़ें देख सकते हैं, वेपन्स लड़ने का सामान, फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें मेडिकेशन एक्सेट्रा है, वो सब में मैंने अपने साथ रखा हुआ है। वो कहते हैं कि मेरे मन में 1% भी डाउट नहीं है कि मार्स पे लाइफ है। Though I have no idea whether that life is large or small, peaceful or violent. Surely, whatever creatures there are, they won't look anything like man. तो वो कहते हैं कि मुझे ये तो पूरा पक्का विश्वास है कि मार्स पे लाइफ है, लेकिन ये नहीं पता कि वो लाइफ है कैसी, बड़ी है, छोटी है, पीसफुल है या वॉयलेंट है। अब आप ये नोट कर सकते हैं कि ये जो पीसफुल और वॉयलेंट है ये आपस में एंटोनिम्स हैं मतलब ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता वहाँ के लोग कैसे हैं, वो जैसे भी हैं वो किसी भी तरह से मैन जैसे नहीं दिखते। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मैन की जगह ह्यूमन वर्ड यूज़ होना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ मैन के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक बात क्यों कर रहे हैं, ह्यूमंस जैसा होना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये आप मुझे अपने कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। There are 5 hours to landing. The blue patches on the planet that I had initially thought were water appear to be something different. Besides, there are slim, red thread like structures. I cannot imagine what they are. तो वो कह रहे हैं कि अभी मार्स पर लैंड करने के लिए 5 घंटे बचे हुए हैं। जो ब्लू पैचेस मुझे दिख रहे थे मार्स पे, यहाँ पे जो ऑन द प्लैनेट है ये मार्स की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जो ब्लू पैचेस मुझे इस प्लैनेट पे दिख रहे थे और मैंने सोचा था कि वो वाटर हैं, कुछ और ही लग रहा है। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा वहाँ पर पतले से रेड धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं और मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो क्या है। फिर वो कहते हैं वी लैंडेड ऑन मार्स 2 hours ago. I am writing my diary sitting on a soft yellow rocky mound. Everything here, the trees, the ground, stones, and rocks, it is kind of soft and feels like rubber. अब थोड़ी देर बाद वो कहते हैं, पहले तो वो कह रहे थे कि 5 घंटे में मेरी लैंडिंग होने वाली है, उसके बाद वो कहते हैं कि अब मुझे मार्स पे लैंड किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और मैं अपनी डायरी एक बहुत ही सॉफ्ट येलो कलर के रॉकी माउंड का मतलब होता है हिल पर बैठ के लिख रहा हूँ। वो कह रहे हैं यहाँ पर सब कुछ चाहे वो ट्रीज़ हो, ग्राउंड हो, स्टोन्स हो, रॉक्स हो, वो बहुत सॉफ्ट है और ऐसा लग रहा है कि वो एक रबर है, वो हार्ड बिल्कुल नहीं है अर्थ की तरह। तो आप कंपेयर यहाँ से ना अर्थ और मार्स का कंपैरिजन आप शुरू कर सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये फैक्चुअल कंपैरिजन हो, ये इमेजिनेशन भी हो सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जो वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच नहीं हो सकता है कि आप कल को ये बोलें कि मार्स पे ऐसा-ऐसा है। दिस इज़ ऑल फिक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो वो कह रहे हैं कि मार्स के जो स्टोन्स, ग्राउंड्स और हैं, वो सॉफ्ट हैं और वो रबर जैसे दिख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं अ लिटिल डिस्टेंस अवे अ रेड रिवर इज फ्लोइंग बाय इट टुक मी अ while to realize that it was a river as its water looked like clear jelly a bit like guava jelly perhaps all rivers here are red it is these rivers that had appeared as red threads from space. What had struck me as water, it turned out were grass and trees and plants. All of it is blue instead of green. What is green is the sky. Everything is the opposite of what we see on earth.
तो अब आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कल को कि अर्थ के और मार्स के जो एनवायरनमेंट है उसको कंपेयर करें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो वो यही है कि जो रिवर था वो रेड कलर का था। यहाँ पे जो वाटर होता है, रिवर्स होती हैं वो यूजुअली कलरलेस होती हैं। फिर वो कह रहे हैं जो वाटर था वो क्लियर जेली जैसा था। जैसे आप एप्पल जैम जैसा कुछ खाते हैं ना, तो वैसे ही जैम जेली जैसा वो था, वो बिल्कुल ही वैसा पानी की तरह फ्लो नहीं कर रहा था, वो रेड कलर की जेली जैसा था। और वो कह रहे हैं कि शायद यहाँ के सारे ही रिवर्स रेड हैं। और जो मुझे स्पेस से रेड थ्रेड्स लग रहे थे और मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि वो क्या है, वो वाटर ही था, वो रिवर्स थे। और वो कह रहे हैं, और जो मुझे ब्लू पैचेस दिखे थे, जो मुझे लगा था कि वो वाटर होंगे, वो वाटर नहीं था, वो क्या थे, वो ग्रास एंड ट्रीज एंड प्लांट्स थे। ऑल ऑफ इट इज़ ब्लू इंस्टेड ऑफ ग्रीन। तो जैसे अर्थ पे ग्रीन होते हैं ये प्लांट्स और ट्रीज और ग्रास, वहाँ पर ये ब्लू कलर के थे। और ग्रीन कलर का क्या था, वो कहते हैं कि ग्रीन कलर का वहाँ पर आसमान था। ये सब कुछ अर्थ से बिल्कुल ही ऑपोजिट था। I haven't seen a living creature. Did I make a mistake in my assumptions? There's no noise at all, except the slight gurgling of the river. The atmosphere is decidedly eerie. Why is everything so quiet? तो वो कहते हैं कि मैंने एक भी लिविंग क्रीचर नहीं देखा अभी तक। तो क्या मैं जो पहले एज्यूम कर रहा था कि मार्स पे लाइफ होगी, क्या वो एजम्पशन, क्या वो गैस गलत था? क्योंकि यहाँ तो कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है, सिवाय रिवर की गर्गलिंग साउंड। मतलब रिवर की जो आवाज़ है, फ्लो, जो रिवर की फ्लो से जो आवाज़ निकलती है, उस साउंड को छोड़कर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और जो एटमॉस्फेयर है वो eerie है। eerie मतलब डरावना है, क्योंकि अगर आप भी कहीं पर खामोश जगह पे होंगे जहाँ कोई आवाज़ नहीं होगी, तो वहाँ डर लगेगा। और ऑथर और सॉरी हमारे प्रोफेसर शोंकू सोच रहे हैं कि सब कुछ इतना खामोश क्वाइट क्यों है। It doesn't feel cold. If anything, it's quite warm, but there is the occasional gust of wind that is very cold indeed. It lasts for only a few seconds, but seems to freeze the very marrow in my bones. Perhaps there is something in the nature of snowy mountains in the distance. तो वो कहते हैं कि यहाँ पे मुझे ज़रा भी ठंड नहीं लग रही है, मुझे तो गर्मी ही फील हो रही है। बट देयर इज अ ओकेजनल गस्ट ऑफ विंड। ओकेजनल मतलब कभी कभी, गस्ट मतलब झोंका। किसका झोंका? हवा का झोंका आता है जो बहुत ही ठंडा है। वो थोड़े ही सेकेंड्स के लिए रहता है। इट लास्ट फॉर ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, बट सीम्स टू फ्रीज द वेरी मैरो इन माई बोन्स। मैरो का मतलब होता है हड्डियों में जो गूदा होता है, उसको भी फ्रीज कर रहा है। ये जो थोड़ी थोड़ी बीच में विंड के झोंके आ रहे हैं, ये मेरी हड्डियों को बिल्कुल चिल कर रही हैं, फ्रीज कर रही हैं। परहैप्स देयर इज समथिंग इन द नेचर ऑफ स्नोई माउंटेन्स। तो कह रहे हैं इन विंड्स से मुझे लग रहा है कि कुछ आसपास ही स्नोई माउंटेन्स होंगे यहाँ पर। एट फर्स्ट आई वॉज अफ्रेड टू टेस्ट द वाटर इन द रिवर। पहले मैं रिवर का पानी पीने से डर रहा था। ये हमारा पार्ट वन है। इस आशा करती हूँ आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में आप कैसे वीडियोस चाहते हैं, कौन से चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं। और इस चैप्टर में आपको जो भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब तक आए, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।